जय हिंद स्टूडेंट्स। 11th केमिस्ट्री फुल इंफॉर्मेशन यानी 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री का आज फुल इंफॉर्मेशन क्लास हम चला रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है, देखिए फर्स्ट चैप्टर रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये मार्क्स 3 नंबर का रहेगा। यानी 11th स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वह रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये मार्क्स 3 नंबर का रहेगा। यानी कि चैप्टर जो रहेगा ये चैप्टर कितना नंबर का रहेगा, तो मार्क्स 3 नंबर का रहेगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम पूरा फुल केमिस्ट्री 11th स्टूडेंट को हम चला रहे हैं, जिसमें ये पार्ट नंबर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। और ये फर्स्ट जो रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो मार्क्स 3 नंबर के रहेंगे। देखिए टॉपिक्स फर्स्ट नंबर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स हैं वे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं। देखिए परिचय, यानी केमिस्ट्री का सबसे पहले हम परिचय इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फुल चैप्टर का इंफॉर्मेशन हम बताएंगे। तो पहला नंबर हम केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर का जान लेते हैं कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र भाषा के केमिया से हुई है। जो केमिस्ट्री है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह मिस्र भाषा के किससे हुई है, केमिया से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक कलर, यानी कि काला रंग होता है। यानी रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र भाषा के केमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काला रंग होता है। तो देखिए, तो ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इस प्रकार लगभग 1600 ईस्वी पूर्व, इस प्रकार लगभग 1600 ईस्वी पहले पूर्व रसायन विज्ञान के उपयोग मिस्र की काला में किया गया। यानी कि इस प्रकार लगभग 1600 ईस्वी पहले, यानी कि 1600 ईस्वी पूर्व रसायन विज्ञान का उपयोग मिस्र भाषा के काला में किया गया। यहाँ तक तो आपको आ गया। अब देखिए रसायन विज्ञान प्रकृति के विज्ञान है, यानी जो रसायन विज्ञान है वह नेचर का विज्ञान है। यानी रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें पदार्थ की प्राकृतिक संरचना, निर्माण विधि का उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी जो केमिस्ट्री है वह नेचर, जो केमिस्ट्री विज्ञान है, जो केमिस्ट्री का साइंस है, वो प्राकृतिक विज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें पदार्थ की प्राकृतिक संरचना, निर्माण विधि और इसका उपयोग का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार देखिए, जो केमिस्ट्री का आधुनिक परिभाषा दिया गया है यहाँ पर, आधुनिक परिभाषा के अनुसार रसायन विज्ञान को किसी पदार्थ के, जो आधुनिक परिभाषा है, मॉडर्न जो परिभाषा है, उसके लिए रसायन विज्ञान को किसी पदार्थ के अणु एवं परमाणुओं का विज्ञान माना जाता है। जो रसायन विज्ञान को किसी पदार्थ के अणु एवं परमाणुओं का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान के पिता, जो केमिस्ट्री के पिता है, एंटोनिक लॉरेंट लेबोरियस। यानी कि जो रसायन विज्ञान के पिता है वह एंटोनी लॉरेंट लेबोरियस, आपको ये याद कर लेना है। रसायन विज्ञान का पिता क्या है, एंटोनियर लॉरेंट लेबोरियस। और भारतीय रसायन के पिता पीसी रॉय, जिसको प्रफुल्ल चंद्र रॉय भी कहा जाता है। और भारतीय रसायन के पिता पीसी रॉय को माना जाता है, किसको माना जाता है, तो पीसी रॉय को जाना जाता है। यानी कि प्रफुल्ल चंद्र, पीसी रॉय का मतलब होता है पीसी रॉय, पीसी रॉय का मतलब प्रफुल्ल चंद्र रॉय होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए रसायन विज्ञान के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री साइंस, यानी रसायन विज्ञान का जो वर्गीकरण होता है वह रसायन विज्ञान को पदार्थ तथा उनके, देखिए रसायन विज्ञान को पदार्थ तथा उनके गुणों के आधार पर निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो रसायन विज्ञान को पदार्थ तथा उनके गुणों के आधार पर निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है। तो फर्स्ट क्या होगा, भौतिक रसायन। इसमें है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में प्राप्त होने वाले प्रतिफल तथा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन H2 + O2,
कोई भी रिएक्शन हो H2, देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी रिएक्शन भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री वह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं, कोई भी रिएक्शन हो H2 हो, देखिए कोई भी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में प्राप्त होने वाले प्रतिफल तथा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण का अध्ययन किया जाए, उसको क्या कहा जाता है, भौतिक रसायन कहा जाता है। अब देखिए रसायन विज्ञान की शाखा में अभिक्रिया के नियम एवं सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक रसायन बता रहा है कि रसायन विज्ञान की शाखा में रिएक्शन के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर कोई भी रिएक्शन H2 और प्लस O2 हो तो इसको अगर हम रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2H2O हो जाएगा। तो ये सिंपल आपको क्या करता है कि जो इसका प्रतिफल होता है, प्रतिफल का तथा उसका रिएक्शन में प्राप्त होने वाले जो प्रतिफल है उसको उपयोग में उपकरण का अध्ययन किया जाता है और रसायन विज्ञान के अभिक्रियाओं के नियम एवं सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर। देखिए सेकंड है अकार्बनिक रसायन, यानी कि अकार्बनिक रसायन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की इस शाखा में आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें यानी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं उसका बहुत हम अच्छे ढंग से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे अकार्बनिक रसायन में, जिसको कहा जाता है यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की इस शाखा में आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों का विस्तृत अध्ययन हम किया जाता है। और थर्ड नंबर जो है जैव रसायन क्या है, जैव रसायन। जैव रसायन रसायन विज्ञान की इस शाखा में सजीव तथा, देखिए यहाँ पर सजीव तथा इनसे प्राप्त होने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन की कहलाता है रसायन विज्ञान की इस शाखा में सजीव तथा इनसे प्राप्त होने वाले यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फोर्थ नंबर है विश्लेषण रसायन। विश्लेषण रसायन इस शाखा में कुछ प्रमुख रिएक्शन के मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण रसायन में इस शाखा में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन के मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है कार्बनिक रसायन। 5 नंबर है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की शाखा में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक में क्या हो गया, CH4 हो गया, मीथेन, जिसमें कार्बन लगा होता है उसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है। यानी रसायन विज्ञान की शाखा में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है। क्लियर है। देखिए पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पदार्थ होता है उसका भौतिक वर्गीकरण हमको क्या करेंगे। तो किसी पदार्थ के उसके भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किसी पदार्थ के उसके भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है ठोस पदार्थ, यानी कि ठोस पदार्थ को सॉलिड पदार्थ कहा जाता है। यानी कि सॉलिड पदार्थ क्या होता है, तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि सॉलिड पदार्थ क्या होता है। तो वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। एक तरफ से सिंपल आकार और आयतन के बारे में हम समझा देते हैं ये कैसे निश्चित रहता है। मान लीजिए कि यह एक क्या होता है, ठोस पदार्थ में हम मान लेते हैं कि एक हम ग्लास ले लिए। देखिए यहाँ पर एक हम ग्लास ले लिए, ठीक है, ये तो गिलास का चीज चिन्ह है। आप सिंपल समझिए ये क्या है, गिलास है। इसको हम ठोस पदार्थ कब कैसे मानेंगे, तो देखिए ये तो इतना इसका आकार हो गया और ये गिलास तो फिक्स है कि इसका आकार तो इतना ही है, तो ये तो फिक्स हो गया, आकार हो गया। और ये जितना जगह छेदता है आयतन छेदता है, तो ये भी फिक्स है कि ये ठोस पदार्थ का आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं और देखिए ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो सिंपल है कि देखिए ठोस पदार्थ वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है।
ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। अब मान लीजिए कि एक ईंटे के ले लीजिए चाहे गिलास ले लीजिए, ठोस पदार्थ है, तो इसमें गैप बचेगा, इसमें इतना दूरी दूरी पर रहेगा नहीं, ये सघन माध्यम से क्या होंगे, ये आपस में रिक्त स्थान इसमें नहीं रहेंगे, ये एकदम कठोरतम भाग से ये बंधे रहेंगे। कौन? ठोस पदार्थ। तो सिंपल आपको पता है कि ठोस पदार्थ, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ वह पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। इनके कण निकटता पूर्वक प्रबल बंधन से बंधे होते हैं, यानी मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। कौन? ठोस पदार्थ। अब मान लीजिए कि एक हम ग्लासे को उदाहरण दे रहे हैं, अब ग्लास तो प्रबल बंधन के साथ बंधे रहेंगे, ये नहीं कि एक बंधन टूटा है एक बंधन जुड़ा है, तो ये तो आपको क्लियर है। या लोहा को ले लीजिए, ये एक रॉड हो गया, छड़, अब ये नहीं है लोग, ये प्रबल बंधन के साथ बंधे रहते हैं। तो क्लियर है कि ठोस पदार्थ वह पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित रहता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और इनके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, और इनके कण निकटता पूर्वक किसी प्रबल बंधन के साथ बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट लोहा हो गया, सेकंड कोयला हो गया, थर्ड टीन हो गया, और इत्यादि हो गया। अब हम चलते हैं ठोस पदार्थ के गुण। ठोस पदार्थ के गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए हम ठोस पदार्थ के गुण पर हम जानेंगे। ठोस पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स, यानी कि आपको ठोस पदार्थ के गुण क्या है। ठोस पदार्थ के निम्नलिखित गुण है। फर्स्ट, निश्चित ताप एवं दाब पर, यानी कि ठोस पदार्थ एक निश्चित ताप एवं दाब पर, अगर ठोस पदार्थ मान लीजिए कि लोहे को निश्चित ताप पर एवं दाब पर, टेम्परेचर एवं प्रेशर पर, ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सिंपल ये क्या बताया गया है कि निश्चित ताप एवं दाब पर ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। तो इसका एक मुख्य कारण क्या होता है कि अगर हम निश्चित ताप एवं दाब पर अगर कोई भी ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ को मान लेते हैं कि लोहा, लोहा एक ठोस पदार्थ है। अब हम क्या करेंगे, इसको निश्चित टेम्परेचर देंगे, यानी कि ताप देंगे, और इसके बाद उसको प्रेशर देंगे, तो उसके जो शेप साइज है, आकार एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना वो साइज छेकेगा, जितना वो आकार वो लेगा, जितना वो आयतन वैल्यूम लेगा, उतना ही रहेगा। यानी कि जो फर्स्ट इसका गुण होता है, देखिए जो इसका फर्स्ट गुण होता है, सिंपल आपको समझ लेना है कि जो इसका फर्स्ट गुण होगा कि निश्चित ताप एवं दाब पर, देखिए फर्स्ट गुण है कि निश्चित ताप एवं दाब पर ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। अगर ठोस पदार्थ यानी लोहे हम फर्स्ट लिए है, लोहा को ठोस पदार्थ है, और उसको हम निश्चित टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, और उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए ठोस पदार्थ, सेकंड सेकंड क्या है, ठोस पदार्थ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहीं पर लोहे के एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, तो लोहा एक ठोस पदार्थ है, और इस पर प्रेशर देंगे, अगर लोहा पर प्रेशर देंगे तो उसका दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा लोहा है वैसे ही रहेगा। आप देखिए थर्ड नंबर क्या है, साधारण ताप पर ठोस पदार्थ द्रव की तरह वाष्पीकरण नहीं होते। अब क्या हो गया भाई कि अगर हम लोहा को, ये लोहा एक ठोस पदार्थ है जो एफी कहा जाता है, फेरस, तो लोहा एक ठोस पदार्थ है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि इसको लोहा को साधारण ताप पर ठोस पदार्थ, साधारण ताप यानी इस लोहा को सिंपल टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये द्रव अवस्था की तरह वाष्पीकरण नहीं होगा। कैसे द्रव होगा, अगर लोहा को गर्म करेगा तो द्रव में आएगा, पानी में आएगा, नहीं आएगा। तो यही है कि ना ही गैस में विस्रित होते हैं, और ना ही वो गैस में, अगर लोहा को हम गर्म करेंगे तो ना ही तो ठोस में, नहीं तो वो ठोस पदार्थ द्रव की तरह वाष्पीकरण नहीं होगा, और ना ही वो गैस बनकर ऊपर भाप निकलेगा। यानी सिंपल यही बात है कि एक लोहा की ये छड़ को हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो सिंपल होता है कि आपको क्या करेंगे कि साधारण ताप पर ठोस पदार्थ द्रव की तरह वाष्पीकरण नहीं होगी, यानी कि यह द्रव तो नहीं बनेगा और ना ही गैस में वाष्पित होगी। और अपवाद के लिए क्या है, कपूर है,
और नेफ्थलीन है। ये अपवाद है, ये कपूर और नेफ्थलीन। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए द्रव पदार्थ क्या है? द्रव पदार्थ वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। द्रव पदार्थ में क्या होगा? जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया इत्यादि। देखिए द्रव पदार्थ की एग्जांपल है जल, दूध, तेल इत्यादि। यानी द्रव पदार्थ वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित नहीं है। अब क्यों आकार अनिश्चित नहीं है? कि आयतन देखिए जल, दूध, तेल इत्यादि, अगर मान लीजिए इनके अवयवी कणों के बीच कम रिक्त स्थान पाया जाता है और ये कण दुर्बल बंधन के साथ बंधे रहते हैं। क्लियर है कि द्रव पदार्थ क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं और इनके अवयवी कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान पाया जाता है और ये कण दुर्बल बंधन के साथ बंधे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जल, दूध, तेल इत्यादि। यानी कि सिंपल बात है कि वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित, यानी कि अगर कोई भी जल हो गया, अगर इसको आयतन निश्चित क्यों रखा गया है? कि क्योंकि और आयतन निश्चित होता है, सॉरी, आयतन निश्चित परंतु आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि एक हम ग्लास ले लिए, तो ग्लास हम ले लिए, क्लियर है। सिंपल आपको देख बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक हम यहाँ पर हम ग्लास लेते हैं और ग्लास में ये जल है, इसको हम लिक्विड है इसमें भर देते हैं। तो इसका जो जल होगा, ये जल, तो इसका तो आकार तो फिक्स हो गया, सॉरी यहाँ पर आयतन तो निश्चित है, आयतन तो निश्चित है कि इस ग्लास में है, लेकिन इसका आकार इसका जल का आकार हो गया, क्योंकि जल तो इतना है, तो इसका आकार निश्चित परंतु आयतन, सॉरी आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। अब मान लीजिए कि ये तो आकार एक ग्लास के आकार में हो गया ये जल, और यहीं पर हम क्या लेते हैं? एक बाल्टी ले लेते हैं, तो बाल्टी में यहाँ पर हम जल डालते हैं। तो एक बात है कि ये तो इसका तो आकार तो क्लियर है कि आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। एक ये बाल्टी में आकार आ गया और ये किस में आ गया? ये एक ग्लास में आ गया, एक बाल्टी में आ गया। ये जैसे आकार में लाएंगे उसी आकार में ढल जाएगा। तो आयतन निश्चित परंतु आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। क्लियर है? तो आयतन तो फिक्स है कि जितना छेकेगा। और देखिए यहाँ पर सिंपल है कि द्रव पदार्थ कहलाते हैं, इनके कणों के बीच कम रिक्त स्थान पाए जाते हैं। यानी कि ये जो जल है, इसके कण जो है ना एकदम दूरी दूरी पर रहते हैं। तो सिंपल बात है, कम रिक्त स्थान पाए जाते हैं और ये कण क्या होते हैं? दुर्बल बंधन के साथ बंधे रहते हैं, माने एकदम मजबूती के साथ नहीं बंधे रहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया इत्यादि हो गया। द्रव पदार्थ के गुण क्या होते हैं? द्रव पदार्थ के निम्नलिखित गुण होते हैं। देखिए स्थिर ताप एवं दाब पर द्रव का आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। अगर मान लीजिए कि स्थिर ताप यानी कि कंसोनेंट टेम्परेचर एवं प्रेशर पर द्रव का आयतन निश्चित होता है एवं आकार अनिश्चित होता है। आकार देखिए देखिए द्रव पदार्थ है, जिस आकार में हम डालेंगे उसी आकार में होगा। यहाँ पर पानी ग्लास के आकार में डाले तो ग्लास के आकार में हो गया, यहाँ पर पानी लोटा के आकार में डाले तो लोटा के आकार में हो गया, यहाँ पर पानी कला जिसके आकार में होगा। लेकिन आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित होगा, यानी जितना जल है उतना ही आटेगा, लेकिन आकार इसमें अलग अलग होगा। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास में होगा, यहाँ पर कप में डालेंगे तो कप का होगा। यानी आकार इसका देखिए आकार अनिश्चित होगा लेकिन आयतन जो होगा वह निश्चित होगा। क्लियर है? सेकंड नंबर यही कहना चाहता है। सेकंड नंबर गुण क्या है? अत्यधिक दाब आरोपित करने पर द्रव के आयतन में बहुत कमी पाई जाती है। यानी कि अगर अत्यधिक दाब आरोपित करेंगे, द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ में क्या आ जाएगा? द्रव पदार्थ में जल आ गया और द्रव पदार्थ में जल को अत्यधिक दाब आरोपित करने पर द्रव के जो आयतन वैल्यूम होता है उसमें कमी पाई जाती है। अब ये द्रव पदार्थ है, जल है, और जल को क्या करेंगे? प्रेशर देंगे यानी दाब देंगे, तो द्रव के आयतन में बहुत कमी पाई जाएगी। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है? कि द्रव को ठंडा करने पर ठोस अवस्थाओं में आते हैं, यानी पाए जाते हैं।
अगर लिक्विड, सिंपल आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि थर्ड नंबर है, देखिए थर्ड नंबर देखिए, द्रव को ठंडा करने पर अगर कोई भी लिक्विड्स है, यानी कि ये द्रव है, द्रव पदार्थ को अगर हम फ्रिज में जल को ले जा रहे हैं, द्रव में मैंने जल ले जाए, जल ले जाए, द्रव में क्या हो गया, जल ले गए या दूध ले गए, सिंपल आप समझिए, ये जल है, जल या दूध ले जाए, यानी फ्रिज में द्रव को ठंडा करने पर अगर हम, देखिए आप सिंपल आप समझिए कि अगर फ्रिज, आपके पास फ्रिज है, उसको द्रव पदार्थ है यानी कि जल है या दूध है, उसको ले जाकर हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, यानी सिंपल जल को, फर्स्ट है कि जल को हम फ्रिज में रखेंगे या दूध को फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज क्या होता है, ठंडा होता है, तो अगर ठंडा में रहेगा तो वो ठोस पदार्थ में जम जाएगा, और जल के किस में जम जाएगा, तो बर्फ में जम जाएगा, और दूध भी उसी तरह जम जाएगा। तो सिंपल है, द्रव को ठंडा करने पर और दूध दही के रूप में जम जाएगा, अगर इसको गर्म कर कर उसके बाद ठंडा में रख दे तो द्रव को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, तो ठोस अवस्था तो बर्फ बर्फ आ जाएगा, तो बर्फ ठोस अवस्था, जल दूध को भी हम करेंगे, तो ये सिंपल आप टेक्निक में जाकर हम देख सकते हैं कि फ्रिज में द्रव को ठंडा करेंगे तो वह उस अवस्था में हम बदल बदल जाएंगे। तो क्लियर है, आज के लिए क्लास इतना है कि ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ तक आप सीख गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन, जो ये पार्ट 1 है, यानी केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंसेप्ट है, अभी तक यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, यानी कि ये ऑफ कंसेप्ट 11th जो केमिस्ट्री है, सॉम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के लिए हम चला रहे हैं कंसेप्ट क्लास। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप आएगा। तो चलिए, जय हिंद स्टूडेंट।